नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 11th फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल जानू कहे एक्सपेरिमेंट लेके आया हूं, जिसकी एम है टू स्टडी आ रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ अ गिवन वायर एंड टेंशन फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी यूजिंग सोनोमीटर। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उसमें सबसे पहले है एक सोनोमीटर, एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क। हमारे आज के एक्सपेरिमेंट में हम 320 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ करेंगे। बैजेस के साथ मैंने पिन्स लगाई हुई हैं ताकि बैज पोजीशन अच्छे से नोट की जा सके, और रबड़ पैड, पेपर, ए पेयर ऑफ सीजर्स, इनको हम पेपर राइडर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वायर, उसके साथ साथ मीटर रॉड जो कि सोनोमीटर के साथ ऑलरेडी अटैच है। इस मीटर रॉड से ही हम बैज पोजीशन नोट करेंगे और रेजोनेंट लेंथ निकालेंगे। वायर जो कि पुली के ऊपर से गुज़र रही है और नीचे हैंग कर रही है, और इसके साथ एक हैंगर भी लगा हुआ है जिसके ऊपर हम बेट डालेंगे और उसके क्रॉसपॉन्डिंग टेंशन निकालेंगे, और कम से कम 4 ऑब्जर्वेशन लेंगे हम अलग अलग टेंशन के लिए एक सेम फ्रिक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क के क्रॉसपॉन्डिंग रेजोनेंट लेंथ निकाल। अब बात आती है कि सोनोमीटर को यूज करके एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क के लिए हमें रेजोनेंट लेंथ कैसे निकालनी है। बहुत ही आसान है, बस जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वेजेस को सोनोमीटर के ऊपर इस तरह से रखना है कि वेजेस के ऊपर से वायर गुजरे। यहाँ पे वेजेस का काम है कि वेजेस के बीच वाली जो वायर रहेगी उस वायर के दोनों सिरों को लॉक करना। अब इस बेजेस से ऊपर से गुजरती हुई वायर को हमें पुली के ऊपर से गुजारना है और हैंगर में कुछ पार्टिकुलर बेट डालना है। इसके साथ साथ आपको एक पेपर राइडर बना के वेजेस के बीच वाली वायर के सेंटर में रख देना है। अब हमें एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लेके उसे रबड़ पैड पे स्ट्राइक करा के वाइब्रेट कराना है, और उस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को सोनोमीटर के साथ जब हम स्पर्श करेंगे तो वो सेम वाइब्रेशन सोनोमीटर और वायर को ट्रांसफर हो जाएंगी। अब क्योंकि वेजेस के बीच वाली वायर के दोनों सिरे लॉक हैं तो इसलिए इसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होगी, नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे। और इसके साथ साथ अगर फर्स्ट हार्मोनिक और रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वेजेस पे नोड्स बनेंगे, और सेंटर में एक मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड का एंटी नोड बनेगा। अब चूंकि हमने सेंटर में ही एक पेपर राइडर रखा हुआ है तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का एंटी नोड इस पेपर राइडर को मैक्सिमम डिस्टरबेंस देगा और पेपर राइडर नीचे गिर जाएगा। तो हम कह सकेंगे कि यही लेंथ है वायर की जिसके लिए रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। इस तरह से हमारी 320 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क के लिए एक पार्टिकुलर टेंशन पे रेजोनेंट लेंथ निकल जाएगी, और इस रेजोनेंट लेंथ की वैल्यू को हम ऑब्जर्वेशन टेबल में सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे, और इसी तरह से हम अपनी अगली 3 ऑब्जर्वेशंस लेंगे और आखिर में ग्राफ ड्रा करेंगे टेंशन और स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ के बीच में। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल की, जिसका कि पहला कॉलम एज यूजुअल सीरियल नंबर का, दूसरे कॉलम में हैंगर में जितना लोड डाला होगा उसकी वैल्यू लिखेंगे, तीसरे कॉलम में टेंशन निकालेंगे लोड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला लगा के, चौथा कॉलम जो हमारा सब डिवाइडेड है रेजोनेंट लेंथ निकालनी है हमें, इसमें लेंथ इंक्रीजिंग करते समय और लेंथ डिक्रीज करते वक्त, और फिर हम इन दोनों लेंथ्स का मीन निकालेंगे L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2 करके। और अगला जो 5वां कॉलम है हमारा उसमें हम रेजोनेंट लेंथ का स्क्वायर लेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आखिरी कॉलम में L²/T करेंगे जिसकी की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्वेशन टेबल को देखो तो ऑब्जर्वेशन टेबल का सबसे पहला कॉलम हमें साफ साफ कह रहा है कि हैंगर में लोड देखिए जी, लोड कितना है, और दूसरा कॉलम कह रहा है कि उस लोड के क्रॉसपॉन्डिंग टेंशन निकालिए। आप देख सकते हैं कि हैंगर में मैंने 5 आधा किलो की बेट प्लेट्स डाली हुई हैं और आधा किलो हैंगर का खुद का बेट है, तो टोटल लोड हमारा हो गया 3 किलो, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपकी वायर में जो टेंशन निकलेगी वो होगी 3 kg × 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आ जाएगी 29.4 न्यूटन। अब इस टेंशन के क्रॉसपॉन्डिंग 320 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क के लिए
हमें रेजोनेंट लेंथ निकालनी है, जिसका की प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। कर दीजिए स्ट्राइक ट्यूनिंग फॉर्क को रबड़ पैड पे और इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को जल्दी से सोनोमीटर पे। देखिए पेपर राइडर वाइब्रेट करके गिरता है नीचे की नहीं, यस गिर गया। तो ये आपकी आ जाएगी रेजोनेंट लेंथ डिक्रीजिंग के लिए पहली बार। तो देर किस बात की, बेजेस की पोजीशन नोट कीजिए जो है 37 और 57 और सब्ट्रैक्शन करने पे आपको मिल जाएगी रेजोनेंट लेंथ डिक्रीजिंग के केस 20 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हमें लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, यानी कि बेज पोजीशन को चेंज करना है, इंक्रीजिंग वाली साइड लेके जाना है और एक बार फिर से रेजोनेंट लेंथ इसी तरह से निकालनी है। ट्यूनिंग फॉर्क को रबड़ पैड पे स्ट्राइक कीजिए और फिर स्पर्श कीजिए इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को सोनोमीटर पे और देखिए कि क्या पेपर राइडर नीचे गिरता है कि नहीं गिरता। तो थोड़ा सा पेपर राइडर को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, सेंटर में लाने की कोशिश करनी है, वेजिस की पोजीशन के सेंटर में पेपर राइडर एंटी नोड के सेंटर में आ जाए। देखिए ऐसे करते ही आपका पेपर राइडर नीचे गिर गया। देर किस बात की, जल्दी से वेजिस की पोजीशन को नोट कीजिए जो है 36 और 57। सब्ट्रैक्शन कीजिए और आपकी रेजोनेंट लेंथ आ जाएगी लेंथ इंक्रीजिंग के केस में। और अब आपने क्या करना है, मीन निकालना है जी। वो कैसे, 21 + 20 / 2 करके वो आ जाएगा आपका 20.5 सेंटीमीटर, 29.4 न्यूटन टेंशन के करस्पॉन्डिंग 320 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क के लिए। बार बार बता रहा हूं आपको। इसी तरह से आपने सेकंड ऑब्जर्वेशन लेनी है। इस बार आपको लोड करना है डिक्रीज बाय 500 ग्राम। जैसा कि हमने पहली ऑब्जर्वेशन 3 किलो पे ली, 500 ग्राम निकाल दिया तो बच गया 2.5 किलो। कंफर्म कर लेते हैं कि हैंगर में 2.5 किलो है भी कि नहीं। देख लीजिए हैंगर में 4 आधा किलो की बेड प्लेट्स हैं और आधा किलो हैंगर खुद है, तो हो गया जी 2.5 किलो। अब 2.5 किलो लोड है, इसके करस्पॉन्डिंग आपकी टेंशन आएगी 2.5 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आ जाएगी 24.5 न्यूटन। अब इस टेंशन के करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे रेजोनेंट लेंथ। एक बार फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करके पेपर राइडर नीचे गिराया था पिछली ऑब्जर्वेशन में, तो भाई वायर के ऊपर भी तो रखना ही पड़ेगा। तो जी रख लिया, 320 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क ले लीजिए। तो जी शुरू हो जाइए, देर किस बात की। ट्यूनिंग फॉर्क को रबड़ पैड पे स्ट्राइक करना और वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को सोनोमीटर के साथ स्पर्श करना। देखना है पेपर राइडर नीचे गिरता है कि नहीं गिरता। तो एक बार फिर से हमें लेंथ को और डिक्रीज करके देखना है। तो भाई कीजिए लेंथ को डिक्रीज, वेजेस को और करीब लाइए और एक बार फिर से चेक कीजिए। सेम प्रोसेस बिल्कुल सेम प्रोसेस। और देखना है कि पेपर राइडर नीचे गिरता है कि नहीं। जस्ट देखिए भाई इस बार गिर गया। तो ये वाली रेजोनेंट लेंथ होगी आपकी। वेजेस की पोजीशन को नोट कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, मॉडुलस लीजिए और आपकी आ जाएगी रेजोनेंट लेंथ डिक्रीजिंग के लिए। आप देख सकते हैं 39 और 57 वेजेस की पोजीशन है। माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ट्यूनिंग फॉर्क कितना था, 320 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। टेंशन कितनी थी, 24.5 न्यूटन और लेंथ डिक्रीजिंग थी। तो भाई ऑब्जर्वेशन टेबल के इन कॉलम्स में जे रीडिंग फिल कर दीजिए। अब जैसा कि हमें लेंथ इंक्रीज करते हुए भी रेजोनेंट लेंथ निकालनी है सेम टेंशन पे, तो भाई दूर कीजिए थोड़ा वेजेस को ताकि लेंथ इंक्रीज हो जाए और सेम बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए। तो थोड़ा सा पेपर राइडर को भी आपने सेंटर में कर लेना है क्योंकि एंटी नोड पे होना चाहिए जी पेपर राइडर। ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करना है रबड़ पैड पे, इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को स्पर्श करना है सोनोमीटर के साथ। और देखिए ये आपका पेपर राइडर पहली ही अटेम्प्ट में नीचे गिर गया। तो भाई कर लीजिए नोट पेजेस की जे पोजीशन जो है 37.5 और 57। सब्ट्रैक्शन कीजिए, मॉडुलस लीजिए और आपकी लेंथ इंक्रीजिंग के केस में रेजोनेंट लेंथ आ जाएगी 19.5 सेंटीमीटर। और अब ले लीजिए मीन 18 + 19.5 / 2 आपका आ जाएगा 18.75 सेंटीमीटर। रेजोनेंट लेंथ 24.5 न्यूटन टेंशन के करस्पॉन्डिंग 320 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क के लिए। अब इसी तरह से आपने 2 और ऑब्जर्वेशन लेनी है। 500 ग्राम वेट कम करके। ऐसे में हमारी तीसरी ऑब्जर्वेशन रहेगी 2 kg लोड और 19.6 न्यूटन टेंशन के करस्पॉन्डिंग। और आप देख रहे हैं लेंथ डिक्रीजिंग के लिए पेपर राइडर नीचे गिरा जब वेजेस की पोजीशन है 40.5 और 57 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इन रीडिंग्स को ऑब्जर्वेशन टेबल में सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिला 16.5 सेंटीमीटर रेजोनेंट लेंथ की वैल्यू। इसी तरह से आपने लेंथ इंक्रीजिंग के लिए
पेपर राइडर को नीचे गिराना है और वेजेस की पोजीशन आप देख सकते हैं इस बार है 40.3 और 57 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सब्ट्रैक्शन करने पे हमें मिला 16.7 सेंटीमीटर रेजोनेंट लेंथ की वैल्यू। जब तक मैं 500 ग्राम लोड कम कर लेता हूं, आप मीन ले लीजिए 16.7 और 16.5 सेंटीमीटर का जो आएगा 16.6 सेंटीमीटर, और आप पेपर राइडर को वायर के ऊपर भी रख लीजिए ताकि हम लेंथ डिक्रीजिंग के लिए अगली रीडिंग 1.5 kg लोड और 14.7 न्यूटन टेंशन के क्रॉसपोंडिंग ले सकें। बहुत जिद्दोजहद करने के बाद भी आप देख रहे हैं पेपर राइडर नीचे नहीं गिर रहा, तो ऐसे में आप और लेंथ को डिक्रीज करके देख सकते हैं। पेपर राइडर को नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं, अगर नहीं गिरता तो और लेंथ को डिक्रीज कीजिए, वाइड रेंज पे लेंथ को डिक्रीज कीजिए, पेपर राइडर जरूर नीचे गिरेगा। जस्ट देखिए पेपर राइडर नीचे गिर गया और वेजेस की पोजीशन है 42.5 और 57 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, और सब्ट्रैक्शन और मॉडुलस लेने पे वैल्यू आई 14.5 सेंटीमीटर। लेंथ डिक्रीजिंग के लिए आप और लेंथ डिक्रीज करके देख सकते हो। पेपर राइडर नीचे गिराने की कोशिश कीजिए, अगर पेपर राइडर नीचे गिरता है तो नई लेंथ डिक्रीजिंग की वेजेस की पोजीशन नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे ही मैं और लेंथ डिक्रीज कर रहा हूँ पेपर राइडर नीचे नहीं गिर रहा, तो हमारी वही वाली वैल्यू ठीक है लेंथ डिक्रीजिंग के लिए। अब लेंथ को इंक्रीज कीजिए और रेजोनेंट लेंथ की वैल्यू निकालिए पेपर राइडर को नीचे गिरा के, और देखिए पहली ही अटेम्प्ट में लेंथ इंक्रीज करने पे पेपर राइडर नीचे गिर गया। जब बैच पोजीशन है 42.2 और 57 सेंटीमीटर 320 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फाग के लिए, जो कि हमने सभी ऑब्जर्वेशन में सेम रखा, और सब्ट्रैक्शन और मॉडुलस लेने पे वैल्यू आई 14.8 सेंटीमीटर और दोनों की मीन वैल्यू आई 14.65 सेंटीमीटर थी। और अब जो 4 ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई, इन ऑब्जर्वेशंस के लिए हमें टेंशन और स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ के बीच में एक ग्राफ ड्रा करना है। अभी हमने रेजोनेंट लेंथ निकाली है तो उसका स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। पहली रेजोनेंट लेंथ के लिए स्क्वायर आ जाएगा 420.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरी के लिए आ जाएगा 351.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरी के लिए आ जाएगा 275.56 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथी के लिए आ जाएगा 214.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अब बढ़ते हैं ग्राफ की ओर। ग्राफ तो आपको आता ही होगा, आप 11th में पहुंच गए हैं, तो इसलिए ग्राफ को थोड़ा मैं शार्ट में बताऊंगा। अलोंग एक्स एक्सिस हम टेंशन को प्लाट करेंगे और अलोंग एक्स एक्सिस 10 डिवीज़न 5 न्यूटन के बराबर ले रहा हूं, तो 1 डिवीज़न 0.5 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। इसी तरह से बाई एक्सिस के अलोंग हम स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ को प्लाट करेंगे और 10 डिवीज़न 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर लूँगा, तो इसलिए 1 डिवीज़न हो जाएगी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब हमारे पास जो 4 ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनको हमें ग्राफ पे लोकेट करना है। सबसे पहले हम चौथी ऑब्जर्वेशन को लोकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेंशन भी सबसे कम है और स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ भी सबसे कम है। तो यहाँ पे टेंशन हमारे पास है 14.7 न्यूटन, जो कि 15 से कोई आधी डिवीज़न पीछे रहेगा, और स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ है 214.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 200 से कोई 1.5 डिवीज़न ऊपर रहेगा अलोंग बाई एक्सिस। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा 14.7 न्यूटन टेंशन और 214.62 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ। अब हमारा अगला पॉइंट है 19.6 न्यूटन टेंशन, जो कि 20 से कोई 1 डिवीज़न पीछे रहेगा, और 275.56 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ, जो कि 200 से कोई 7.5 डिवीजन्स ऊपर रहेगा। तो ये आपका पॉइंट आ गया सेकंड, 19.6 न्यूटन टेंशन और 275.56 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ। अब इसी तरह से आपने बचे हुए 2 पॉइंट्स को भी लोकेट करना है, जो है 24.5 न्यूटन टेंशन, जिसके क्रॉसपोंडिंग स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ है 351.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा 29.4 न्यूटन टेंशन और स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ है 420.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इन 4 की 4 ऑब्जर्वेशंस को ग्राफ पे प्लाट कर लिया है, और आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 के 4 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहे हैं, इसीलिए हम एक स्केल का इस्तेमाल करके इन्हें मीट करवा रहे हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन पे फॉल नहीं कर रहे होते तो हमें फ्री हैंड से इनको मीट कराना था। अगर हम हमारे इस ग्राफ को एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं, यानी कि हमारा आज का एक्सपेरिमेंट सफल रहा और हमारा रिजल्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। और अब आखिर में ऑब्जर्वेशन टेबल का आखिरी कॉलम, जिसमें कि हमें एल स्क्वायर ओवर टी की वैल्यू निकालनी थी, जो कि कांस्टेंट आनी चाहिए हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए। और हमारे इस एक्सपेरिमेंट में हमारी ऑब्जर्वेशंस के लिए पहली और दूसरी ऑब्जर्वेशन के लिए एल स्क्वायर ओवर टी की वैल्यू आप देख रहे हैं 14.3 के अराउंड आई है।
तीसरी ऑब्जर्वेशन के लिए 14.05 और चौथी ऑब्जर्वेशन के लिए ये वैल्यू 14.6 आई है, यानी कि 4 की 4 ऑब्जर्वेशंस के लिए एल स्क्वायर ओवर टी की वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग के अराउंड आई है, यानी कि आलमोस्ट कांस्टेंट मानी जा सकती है, जो कि एक बार फिर से वेरीफाई करता है कि हमारा आज का एक्सपेरिमेंट सफल है और इसके रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए आपने कुछ प्रिकॉशंस के ऊपर खास ध्यान देना है, जैसा कि आप जिस लेबॉरेटरी में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं चल रही होनी चाहिए, यानी कि फ़ैन वगैरह ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हवा के प्रभाव से भी पेपर राइडर वायर से नीचे गिर सकता है। दूसरा, जब आप वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क सोनोमीटर के साथ स्पर्श करते हो तो आपका कोई भी बॉडी पार्ट या फिर ट्यूनिंग फॉर्क वायर के साथ टच नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ जब आप रीडिंग्स ले रहे हैं तो तब आपका कोई भी बॉडी पार्ट या फिर कुछ भी ऐसा वेजेस के साथ टच नहीं करना चाहिए जिससे कि वेजेस की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाए और आपको फिर से ऑब्जर्वेशन को दोहराना पड़ सकता है। तीसरा, जहाँ तो आपको सोनोमीटर को किसी सॉलिड स्पोर्ट पे रख के जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ताकि जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को रबड़ पैड पे स्ट्राइक करो तो ऑपरेटर्स ऐसे होल वाइब्रेट ना कर जाए। और अगर आपने किसी टेबल वगैरह पे सोनोमीटर को रखा हुआ है, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को रबड़ पैड पे स्ट्राइक करते हो तो आप रबड़ पैड अपने हाथ में ले लीजिए, ताकि जो स्ट्राइकिंग की वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, वो एज ए होल ऑपरेटर्स को ट्रांसफ़र ना हो जाए और उससे भी आपका पेपर राइडर है वो नीचे गिर सकता है। तो इन प्रिकॉशंस पे आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से परफॉर्म करना है। अगर ऐसा है तो मेरे YouTube चैनल रोशन बिहार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।